सभी को गुड मॉर्निंग। जसवीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सांडवा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 10 का हमने एसएसटी का जो सिलेबस चालू कर रखा था उसमें हम अर्थशास्त्र लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं। उसके बाद हमने राजनीति विज्ञान का जो पोर्शन है उसमें चालू किया था। जो 5वां लेसन है आपका लोकतंत्र, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब छठा लेसन जो है हमारा केंद्र सरकार, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 28 नंबर पर 7 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया उसमें प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ आ चुका है, उसके अथवा में राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ आ गया। तो राज्यसभा के अपोजिट में अपना लोकसभा के कार्य और शक्तियाँ बचता है। या फिर हम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ और एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियाँ। तो हम आज जो है ये तीनों क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय और लोकसभा के कार्य और शक्तियाँ। देखें, सबसे पहले हम लेते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। शक्तियाँ देखिए, राष्ट्रपति को आपातकाल में 3 तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अनुच्छेद 352 की, जिसे हम देते हैं संज्ञा राष्ट्रीय आपात की। ठीक है, हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 की, जिसे हम संज्ञा देते हैं राष्ट्रपति शासन की। और तीसरी बात करेंगे हम अनुच्छेद 360 की, जिसे हम संज्ञा देते हैं वित्तीय आपात की। देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है वो 3 हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है 352 में, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। अब इनको एक एक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 352 की। देखें, अनुच्छेद 352, इसको हमें 2 रूपों में देखना है। एक कि मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी, और दूसरा 44वें संविधान संशोधन संशोधन 1978 के बाद क्या परिवर्तन आया। 2 रूपों में देखेंगे इसे। मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी, देखें पहले मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में ये कंडीशन थी कि अगर कोई युद्ध की स्थिति हो जाती है या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो जाती है या आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश में या देश के किसी भाग में, ध्यान रखिए ये स्थिति पैदा हो जाए या इस स्थिति की संभावना भी हो जाए, तो राष्ट्रपति आपातकाल जो है वो राष्ट्रीय आपात लग सकता है। क्या 3 कंडीशन बताई मैंने, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। पहले जब लगता था तो बिना किसी लिखित सलाह के राष्ट्रपति द्वारा कितने माह के लिए लगाया जाता था, 2 माह के लिए। और उसके बाद एक बार अगर शासन किसको स्वीकृति मिल जाती थी तो उसके बाद ये अनिश्चित काल के लिए रहता था। भारत में अब तक जो है आपातकाल वो 3 बार लगा है। जो 62 में चीन का आक्रमण हुआ उस समय, उसके बाद में 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उस समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय लगा है। ठीक है, आपको ये तीनों याद नहीं रखने हैं। 10वीं के हिसाब से आपको याद रखना है कि मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि युद्ध होने, बाह्य आक्रमण होने या आंतरिक अशांति के आधार पर जो है वो राष्ट्रीय देश में आपातकाल लगाया जा सकता है, होने या इनकी संभावना होने पर। ठीक है, ये देश के किसी भाग में लगाया जा सकता है। पहले से राष्ट्रपति 2 माह के लिए लगाता था, उसके बाद शासन की स्वीकृति के बाद ये अनिश्चित काल तक चलता था। अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद में क्या परिवर्तन किया, देखें। एक नया शब्द जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह।
सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यानी कि अब अगर आपातकाल लगेगा तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, पहली कंडीशन क्या बनी देखें, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब केवल आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। एक तो ये चीज़, ये परिवर्तन कर दिया। दूसरा, पहले राष्ट्रपति को किसी की लिखित सलाह की जरूरत नहीं थी, अपनी मर्जी से वो लगा सकता था। लेकिन अब क्या है, देखें, अब क्या है कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी कर दी गई। अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा तो घोषणा करने से पहले जो मंत्रिमंडल है उसको लिखित सलाह देगा। ठीक है, अब लिखित सलाह जरूरी कर दी। पहले ये था कि अनिश्चित काल के लिए था, अब ये लिखित सलाह भी दे दी मान लो, तो भी 1 महीने तक ही रहेगा, उसको 1 माह के अंदर अंदर उसको संसद के विशेष बहुमत से। तीसरी कंडीशन क्या है कि 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से। संसद के विशेष बहुमत का मतलब है कि दोनों सदनों के पृथक पृथक कुल बहुमत और उपस्थित व मतदान देने वाले के 2/3 बहुमत से। ठीक है, कितने से? 2/3 से। उपस्थित व मतदान देने वालों के 2/3 से। तो विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत से जो है वो जरूरी है उसको पास करवाना। एक बार पास कर दिया तो कितने माह तक के लिए रह जाएगा? 6 माह तक के लिए। अगर इसको और बढ़ाना है तो वापस वही प्रक्रिया है, संसद से आप वापस पास करवा के लाओ, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा देश में जो आपातकाल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखें, अनुच्छेद 352 में लगता है। पहले स्थिति थी युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति के आधार पर देश के किसी या किसी भाग में संभावना मात्र से भी लगाया जा सकता था। 2 माह के लिए लगता था प्रारंभ में, बाद में शासन स्वीकृत कर देते तो अनिश्चित काल के लिए हो जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में परिवर्तन किया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। अब युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा, केवल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगेगा। मंत्रिमंडल की लिखित लगाने से पहले मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी है और 1 माह के भीतर संसद उसको अपने विशेष बहुमत से पास करे। तब वो कितने माह के लिए रहेगा? 6 माह के लिए। इसके बाद इसको आगे और बढ़ाना है तो इसको वापस संसद से पास करवाना पड़ेगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 352। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356 की, राष्ट्रपति शासन की। देखिए अनुच्छेद 356, इसको हम बोलेंगे राष्ट्रपति शासन। देखिए किस कंडीशन में लगता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को ये बता दे या इस तरह की सूचना दे दे, या राष्ट्रपति को किसी अन्य माध्यम से इस तरह की सूचना मिल जाए कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है? विफल हो गया। ऐसी कंडीशन बन जाए, राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? विफल हो जाए, या चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि अब इस राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। चुनाव करवाना क्या नहीं है? संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। इसमें भी प्रक्रिया वही है, एक बार घोषणा के बाद ये कितने माह लिखित सलाह चाहिए मंत्रिमंडल की, और लिखित सलाह के बाद ये कितने माह तक रहेगा? 2 माह तक रहेगा। और उसके बाद इसको साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों के पृथक पृथक अलग अलग सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों से साधारण बहुमत से इसको पास करवाना जरूरी है, पारित करवाना जरूरी है। उसके बाद ये 6 माह के लिए हो जाएगा एक बार में। अधिकतम इसको 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अधिकतम इसको कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है?
3 वर्ष के। दोबारा देखिए अनुच्छेद 356 में राज्य में जो लगाया जाता है उसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो लगाया जाता है, या चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि अब इस राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, ठीक है। इसको लगाने के लिए मंत्रिमंडल की जो सलाह दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये 2 माह तक रहेगा। उस 2 माह के बाद इस 2 माह के अंदर अंदर इसे संसद के दोनों सदनों से दोनों सदनों के पृथक साधारण बहुमत से इसको पारित करवाना अनिवार्य है। उसके बाद ये 6 माह तक हो जाता है। अधिकतम इसको कितने वर्ष के लिए रखा जा सकता है? 3 वर्ष के लिए रखा जा सकता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 356। इसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद 360। ये बात करता है वित्तीय आपात की। ये अब तक देश में लगा नहीं है। वित्तीय आपातकाल की बात करता है। अगर देश की वित्तीय स्थिति खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए भी समय वही है, 2 माह का। लिखित सलाह के आधार पर 2 माह के अंदर अंदर इसको संसद से पास करवाना होता है, लेकिन इसकी अधिकतम कितने समय तक रहेगा इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। तो हमने ये 3 तरह के आपातकाल देखे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 352 अगर देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका है तो, और 356 किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया है तो, और अनुच्छेद 360 अगर देश में वित्तीय स्थिति खराब हो गई है या देश की साख को खतरा है तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये 3 अनुच्छेद है, ये तीनों आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। देखें सर्वोच्च न्यायालय में हमें 2 चीज़ देखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन और इसकी शक्तियां। एक तो हम क्या देखेंगे, इसका गठन, और दूसरा हम देखेंगे इसकी शक्तियां, क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। देखें गठन की बात करें हम तो प्रारंभ में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें अगर हम न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो 7 + 1 यानी कि 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। 7 न्यायाधीश व 1 मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई कह देंगे हम इसे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये प्रावधान था, ठीक है। अब अगर वर्तमान जो 2008 की बात करें, 2008 में इनकी संख्या कर दी गई है 30 + 1। 30 तो हो जाएंगे न्यायाधीश और 1 हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण करना हो या इनके क्षेत्राधिकार का निर्धारण करना हो या इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करना हो या कितने न्यायाधीश होंगे इस संख्या का निर्धारण करना हो, तो ये सारा काम जो है ये किया जाता है संसद के द्वारा। कौन करती है? संसद करती है। अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति की हम बात करें तो ये काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते वक्त राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उन न्यायाधीशों से सलाह ले सकते हैं जिनसे वो आवश्यक समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते वक्त राष्ट्रपति जो हैं उन न्यायाधीशों से सलाह ले सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, जिनसे सलाह लेना वो आवश्यक समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की जो व्यवस्था है वो है कॉलेजियम व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? कॉलेजियम व्यवस्था। इस कॉलेजियम व्यवस्था में शामिल कौन होते हैं? तो एक तो होते हैं सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश प्लस इसके साथ साथ 4 जो होते हैं वो वरिष्ठ सीनियर जज, वरिष्ठ न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का एक तो सीजीआई हो गया और 4 इसके वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं कॉलेजियम में। ये लोग जो है ये कुछ नामों की सिफारिश करते हैं किसको? भारत के राष्ट्रपति को, और इनके द्वारा प्रस्तावित नामों में से न्यायाधीश का चुनाव करते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। तो कुल मिला के अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है तो वो किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी इनकी वेतन, इनके क्षेत्राधिकार, सेवा शर्तों और संख्या, इन सब के बारे में जो है निर्धारण करना ये किसका काम है? संसद का है, ठीक है। अब इनको हटाने की अगर हम प्रक्रिया देखें तो इनको हटाने का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 124(4) में, ठीक है। 124(4) में क्या प्रावधान किया गया है कि कदाचार या असमर्थता,
ठीक है। इस स्थिति में इनको हटाया जा सकता है। हटाने से पहले 14 दिन पहले इनको सूचना देनी होती है और संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत मैंने आपको बताया था अभी 2/3 से पास होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में पृथक पृथक बहुमत से पास होना चाहिए। जैसे अगर लोकसभा में पेश हो गया तो लोकसभा ने अपने 2/3 बहुमत से उपस्थित व कुल मतदान देने वालों के 2/3 बहुमत से पास कर दिया। उसके बाद में वो राज्यसभा में जाएगा, वही प्रक्रिया राज्यसभा में होगी और इसके बाद में राष्ट्रपति इनको उनके पद से हटाने का जो है वो आदेश दे देते हैं। तो ये इनको हटाने की प्रक्रिया हो गई। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन हमने देखा, प्रारंभ में 7+1 यानी कि 8 न्यायाधीश थे, 7 तो अन्य न्यायाधीश हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया। 2008 में इनकी संख्या 30+1 कर दी गई। इनके वेतन का, क्षेत्राधिकार का, सेवा शर्तों का, संख्या का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने से पहले राष्ट्रपति जो है वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज से परामर्श ले सकता है जिनसे वह आवश्यक समझता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य न्यायाधीशों की तो कॉलेजियम व्यवस्था से नियुक्त किए जाते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। ये कुछ नामों को भेजते हैं किसके पास? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उनमें से चुनकर न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। इनको नियुक्त करने की व्यवस्था हो गई। हटाने का मैंने 124(4) कदाचार, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनको हटाया जाता है, ठीक है। हटाने के से इनके जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष है, इससे पूर्व भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। हटाने से पहले इनको 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है वो सदन अपने 2/3 बहुमत से अगर पास कर देता है तो अगले सदन में जाएगा, वो सदन भी अगर पास कर देता है तो राष्ट्रपति इनको हटाने का आदेश दे देते हैं। तो ये न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होगी। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। देखें योग्यता, देखिए नंबर 1 तो वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, एक चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज, किसी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट का मतलब क्या हो गया? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में वो कम से कम 5 वर्ष जो है वो न्यायाधीश रह चुका हो। अगर ये योग्यता पूरी नहीं कर रहा है तो किसी हाई कोर्ट में वो 10 वर्षों तक अधिवक्ता, वकील के तौर पर रह चुका हो। और अगर ये भी पूरी नहीं कर पा रहा है तो राष्ट्रपति की नज़रों में, राष्ट्रपति की नज़रों में उच्च कोटि का विधिवेत्ता हो। ये योग्यताएं अगर उसमें है तो वो न्यायाधीश बन सकता है। देखिए अनिवार्य योग्यता क्या? भारत का या नागरिक हो, इसके बीच में आप अथवा या नहीं लगाएंगे, ये तो अनिवार्य योग्यता है। फिर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में वो 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो। अगर ये योग्यता भी पूरी नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट में कम से कम वो 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो? अधिवक्ता रह चुका हो। ये भी नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति की नज़रों में उच्च कोटि का विधिवेत्ता हो, कानून का क्या हो? ज्ञाता हो। किसकी नज़रों में? एक्सपर्ट इन लॉ। किसकी नज़रों में? राष्ट्रपति की नज़रों में वो कानून का क्या हो? ज्ञाता हो। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या है? योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो चुका हो। ये नहीं है, यहाँ ना अथवा लगाना जरूरी है बीच में इनके दोनों के, ठीक है। हाई कोर्ट में अगर ये न्यायाधीश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रह चुका हो। अगर ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की नज़रों में उच्च कोटि का क्या हो? विधिवेत्ता हो। ऐसी स्थिति में वो क्या बन सकता है? भारत का उस सर्वोच्च न्यायालय का क्या बन सकता है? न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, या हम कह सकते हैं इनके कार्य। शक्तियों की बात करें तो देखें शक्तियों को पहले आप बांट लें कि शक्तियां कौन कौन सी है। तो देखें सबसे पहले हम देख सकते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। फिर हम लेते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, फिर हम बात करते हैं प्रारंभिक हो गया, अपीलीय हो गया,
इसके बाद देखते हैं हम अभिलेख न्यायालय, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, इसके बाद बात करते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन की, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मूल अधिकारों के रक्षक की, मूल अधिकारों का रक्षण। तो ये जो है ये क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। अगर अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें हम, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में देखें संवैधानिक क्षेत्राधिकार आ जाएगा, फिर दीवानी अधिकार आ जाएंगे, फिर फौजदारी आ जाएंगे, फिर विशिष्ट आ जाएंगे, ठीक है। अभिलेख न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 129 में है, पढ़ेंगे इनके लिए सबके अनुच्छेद 131 में है, संवैधानिक 132 में है, 133 में है, 134, 135, ठीक है। ये 129 में हो गया। परामर्शदात्री अधिकार हमें पढ़ना है अनुच्छेद 143 में। इतना अनुच्छेद कम से कम आप याद रखने की कोशिश करें 10th वाले, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को हमने दो भागों में बांटा। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, एकमेव का मतलब हो गया जो केवल और केवल किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी को प्राप्त नहीं है। तो देखो अगर भारत सरकार वर्सेज कोई राज्य सरकार का मामला है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। या दो राज्य सरकारों के मध्य कोई मामला है तो भी कहाँ सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। या एक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के मध्य मामला है तो भी सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये तो हो गया प्रारंभिक एक मामला, यानी कि भारत सरकार का किसी राज्य के साथ या दो राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति है तो ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाए जाएंगे। अब समवर्ती क्षेत्राधिकार, समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब यह हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट को तो अधिकार प्राप्त है ही, वो अधिकार जो है वो हाई कोर्ट को भी है। मूल अधिकारों को लागू करने संबंधी या उनके उल्लंघन किए जाने पर जो कार्रवाई की जाती है, दोनों के संबंध में, मूल अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को भी अधिकार है और हाई कोर्ट को भी अधिकार है। दोनों रिट जारी कर सकते हैं। रिट क्या देखेंगे आगे। संवैधानिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132, संवैधानिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार का ये तो दोनों भाग हो गए। किसके, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के दो भाग हो गए, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब बात करते हैं संवैधानिक क्षेत्राधिकार। तो अनुच्छेद 132 है, अनुच्छेद कौन सा 132, इसमें क्या है, ये कहता है कि हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे किसी विवाद में, कौन प्रमाणित कर दे, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय किसी विवाद में ये प्रमाणित कर दे कि इस विवाद में संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न छुपा है। किसका, संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न छुपा है तो वो मामला कहाँ सुनवाई के योग्य हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। दीवानी क्षेत्राधिकार की बात करें तो पहले ये था कि 20,000 से अधिक के मामले सुने जाते थे, कितने के, 20,000 से अधिक के। लेकिन 1973 में संविधान संशोधन किया गया, 30वां, कौन सा, याद कर रखना है 10th वालों को, आया हुआ है बुक में, 30वां संविधान संशोधन 1973 में। इस संविधान संशोधन के बाद में क्या व्यवस्था कर दी कि कितनी राशि तक के भी मामले जो है वो दीवानी का मतलब होगा संपत्ति से जुड़े जो विवाद होते हैं, तो कितनी भी राशि तक के मामले हों वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। 30वां संविधान संशोधन 1973 के बाद ये व्यवस्था की गई, ठीक है। पहले 20,000 तक का था, ठीक है। अब देखते हैं, फिर हमने देखा फौजदारी। फौजदारी न्यायालय में देखें क्या क्या है। फौजदारी में कंडीशन है, इसमें तीन तरह की कंडीशन बनती है। देखें, अगर अधीनस्थ न्यायालय ने, किसने, अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को अपराध मुक्त घोषित कर दिया है लेकिन उसको हाई कोर्ट ने क्या दे दिया है, मृत्युदंड दे दिया है। मतलब जो लोअर कोर्ट है, अधीनस्थ कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, उन्होंने तो उसको क्या कर दिया, अपराध मुक्त घोषित कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको क्या दे दिया, मृत्युदंड दे दिया है। तो ऐसा मामला कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि
अगर ऐसी स्थिति हो कि अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, रनिंग में है, और हाई कोर्ट ने उसको अपने पास बुलाकर उसको क्या दे दिया है, मृत्युदंड दे दिया है। हाई कोर्ट ने क्या कर दिया है, उसको मृत्युदंड दे दिया है, तो भी मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तीसरी कंडीशन, हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि ये मामला कहाँ सुनवाई के योग्य है, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के योग्य है, तो भी मामला कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए फौजदारी अनुच्छेद 134 में हम क्या पढ़ रहे हैं, अधीनस्थ न्यायालय ने क्या कर दिया, अपराध मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या दे दिया, मृत्युदंड दे दिया, तो मामला कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय किसी चल रहे मामले को अपने पास अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाकर उसे मृत्युदंड दे दिया है, तो मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यदि हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि मामला कहाँ सुनवाई का योग्य है, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई का योग्य है, तो मामला कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। आगे देखें, इसके बाद देखें विशिष्ट, सैनिक न्यायालय को छोड़कर, कौन से को, सैनिक न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध सुनवाई के लिए सुनवाई का अधिकार दे सकता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। मतलब सुनवाई कर सकता है या सुनवाई का अधिकार दे सकता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। सैनिक न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय या किसी भी न्यायाधिकरण के विरुद्ध सुनवाई का जो है परमिशन दे सकता है, अनुमति दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय, ये इसका विशिष्टाधिकार हो गया। अब देखते हैं अभिलेख न्यायालय, इसको समझते हैं, अनुच्छेद 129, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 129 में क्या है, अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय को समझें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य यानी कि सबूत के तौर पर प्रयोग किए जाएंगे। मतलब सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले में अगर निर्णय देता है, उसी तरह का मामला अगर अधीनस्थ न्यायालयों में है, तो उन न्यायालयों में उन जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है वो किस रूप में प्रयोग होगा, साक्ष्य के रूप में प्रयोग होगा, और अवमानना करने पर सर्वोच्च न्यायालय को दंड देने का अधिकार भी है। तो देखें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग होंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जाती है तो उसे दंड देने का अधिकार भी है। ये अधिकार कहलाता है अभिलेख न्यायालय। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम क्या कहेंगे, अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, अगर उनकी अवमानना की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय को दंड देने का अधिकार भी है। ठीक है, ये अनुच्छेद कौन सा, 129। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये अनुच्छेद भी एक याद कर लें आप, 143 143 में है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी मामले में उसको सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अधिकार है, तो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, देखें, संसद या किसी विधानमंडल ने ऐसा कोई कानून बना दिया है जो संविधान का अतिक्रमण करता हो या मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, तो ऐसी स्थिति में उस कानून की जांच करने और उसको पूर्णतः रद्द करने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। इस अधिकार को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। अगर मूल अधिकारों के रक्षण की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों का रक्षक है। इस संबंध में ये रिट जारी करता है। जैसे रिट देखें कौन कौन सी है, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया। ये जो रिटें हैं ये कौन जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये रिटें आपको नहीं करनी है, आपको इसमें नहीं आया हुआ, तो आपको इतना याद रखना है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या जारी करता है, लेख जारी करता है या रिट जारी करता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, प्रतिषेध हो गया, और एक और रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये 5 तरह की जो लेख या रिट जारी की जाती है किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये 5 तरह के लेख जारी करता है कौन, मूल अधिकारों का हनन और सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ हो गई। दोबारा से एक बार देखें क्या क्या है। देखें, अगर हम बात करें शक्तियों की, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 2 तरह के हो गए, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार
और प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। एकमेव का मतलब है केवल और केवल किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय पर भारत या किसी राज्य के मध्य विवाद होने की स्थिति में या दो राज्य सरकारों के मध्य विवाद होने की स्थिति में मामला कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार की बात करें तो वो क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी और किसको है, हाई कोर्ट को भी है। ऐसा मामला जो मूल अधिकारों के लागू करने संबंधित हो या मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो, दोनों को अधिकार प्राप्त है, हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार को हमने 4 भागों में बांटा, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, विशिष्ट, 132, 133, 134 और 135। ठीक है, संवैधानिक में क्या है कि संवैधानिक में क्या है कि हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि मामला में कोई इस मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न छुपा है तो वो मामला कहाँ चला जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में चला जाएगा। दीवानी पहले 20,000 तक की लिमिट थी, लेकिन 30वां संविधान संशोधन हुआ 1973 में, उसके बाद इस लिमिट को खत्म कर दिया गया और कितनी भी संपत्ति से जुड़े हुए मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फौजदारी कंडीशन मैंने आपको बता दी कि अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, हाईकोर्ट ने बुलाकर मृत्युदंड दे दिया, एक कंडीशन। अधीनस्थ न्यायालय ने अपराध मुक्त घोषित कर दिया, हाईकोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, दूसरी कंडीशन। या हाईकोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के योग्य है तो वो कहाँ चला जाएगा, मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला जाएगा। ठीक है, विशिष्ट किसी सैनिक न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायाधिकरण या किसी भी न्यायालय के विरुद्ध सुनवाई की अनुमति दे सकता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। फिर हमने पढ़ा अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाएंगे और अवमानना करने पर सर्वोच्च न्यायालय को दंड देने का अधिकार भी है। फिर हमने पढ़ा न्यायिक पुनरावलोकन का, संसद या विधानमंडल को ऐसा कानून बना देती है, संसद या विधानमंडल को ऐसा कानून बना देती है जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो या संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो तो उस अधिकार को, उस कानून को जांचने और उसको पूरी तरह से समाप्त करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, मूल अधिकारों का रक्षण, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करता है, अधिकार पर्चा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ हो गई। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप दोनों को पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। इससे आगे का जो भी है वो हम कल पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।